लिखो भाई, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 निकालो भाई, कॉपी खोलो, फेयर भी लिखना। बुक का कोई काम नहीं है अभी। हम नहीं नहीं, अभी काम नहीं है, क्वेश्चंस तो करने होंगे ना, आज की क्लास में कहीं काम नहीं है। चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। अगर हम वेटेज की बात करें, ओए बात मत करना। अगर हम वेटेज की बात करें तो आपके बोर्ड्स के अंदर, मतलब एमपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये चैप्टर है 7 मार्क्स का। और नीट में अप्रोक्स 2 क्वेश्चन तो आने हैं, तो 2 क्वेश्चन का मतलब 8 मार्क्स। ठीक है, ये रही मार्किंग स्कीम। दूसरी बात ये है, ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है, तो इसमें सिवाय न्यूमेरिकल के आपको कुछ नहीं मिलेगा। न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन अगर आप डरे तो ये आपकी चैप्टर ऐसे करके चला जाएगा। अच्छा खासा मुश्किल चैप्टर होता है अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो आपके बोर्ड में थ्योरी भी आएगी इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल भी आएगा, तो दोनों चीज़ आएंगी। तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपने अवॉइड करा आप बोर्ड में लटके। नीट मीट तो बात की बात हो गई अपनी। ठीक है, शुरू करें। सॉल्यूशन। तो चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले कि व्हाट इज सॉल्यूशन। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है कि सॉल्यूशन होता क्या है। चचा कॉपी खोल लीजिए, नींद में सो रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक लिखो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। एक बात सुनो, क्लास 9th में एक चीज पढ़ी थी, मिक्सचर। किसी को याद है? 9th में मिक्सचर पढ़ा था। व्हाट इज मिक्सचर के लिए बताओ। जब किसी भी दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर। इधर ध्यान सुनो, मैं 9th की बात पहले याद ले रहा हूँ, फिर वहीं से शुरू करेंगे। तो जो हमारा मिक्सचर है, अगर तुम्हें याद हो तो वो 3 तरह का होता है। एक होता था सॉल्यूशन, याद आ रहा है? एक होता था कोलॉइड और एक होता था सस्पेंशन। अरे हाँ, अब ये जो हमने दो चीजों को मिला के या दो से ज्यादा चीजों को मिला के मिक्सचर बनाया है, वो सॉल्यूशन कब बनेगा, कोलॉइड कब बनेगा या सस्पेंशन कब बनेगा, उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थी वो पार्टिकल नेचर पे। तो अगर यहाँ पार्टिकल का साइज, किसी को याद है कुछ? अगर 1 नैनोमीटर से कम हो, 1 नहीं 1 नैनोमीटर से भी कम हो, मतलब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो, इतना छोटा हो कि आंखों से ना दिखे, तो वो सॉल्यूशन होता है। कोलॉइड में क्या होता है ना, कोलॉइड में लेके 1000 नैनोमीटर, एक से लेके अगर 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो कोलॉइड होता है। और सस्पेंशन क्या होता है? जब पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये होता है। हमें इस चैप्टर में सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल नमक पानी, शक्कर पानी, ग्लूकोज पानी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। आइए लिखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। शुरू करें। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, और आपको जान के हैरानी होगी कि एमपी बोर्ड 2023 और 2025 में डायरेक्ट सॉल्यूशन पे क्वेश्चन है। क्योंकि तुम बोर्ड की भी तैयारी करोगे तो जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं मैं लिखते हुए चलूंगा, आप भी इसलिए लिख लेना, क्योंकि आप बाद में आके रोना रोते हैं कि सर क्या इंपॉर्टेंट है सर, तो वो रोना ना रोए, इसलिए हम साइड में आपको बताते हुए चलते हैं। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन लिखने पहले क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है, लिखना शुरू कर लो मेरे साथ, थोड़ा तेज चलेंगे। सॉल्यूशन इज अ, पूरा लिखना यार, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू, थोड़ा स्पीड में लिखना। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू or more than of two or more than two components। थोड़ा स्पीड में लिखना, more than two components। सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर है, ध्यान से भी याद करने की कोशिश करते हुए चलना। सॉल्यूशन जो है वो क्या है? मिक्सचर है, लेकिन वो कैसा मिक्सचर है, आप ध्यान से वर्ड को पढ़ें। वो कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं, लेकिन अभी आपको रटना ये है कि सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। कितने लोगों का मिक्सचर है? कम से कम कितने लोग होंगे? 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग हो रहे होंगे। सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट में आपको क्लियरिटी करेंगे कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। बाय होमोजीनियस वी मीन दैट, by homogeneous we mean that the composition and properties, the composition and properties are uniform throughout the mixture, जल्दी से लिख के पॉज करके याद कर लो इतनी बातें जितना बोर्ड पे हमने लिखा है। 2 बातें लिखी हैं,
कि सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है साहब? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। और होमोजीनियस का मतलब ये है कि ऐसा मिक्सचर जहाँ पे दो चीजें सेम होने वाली हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम होने वाली हैं। और वो दो चीजें क्या हैं? वो दो चीजें अगर आप ध्यान से पढ़ें तो क्या है? एक क्या सेम होना चाहिए? मैं एग्जाम्पल से भी क्लियर करूंगा। एक कंपोजिशन सेम होना चाहिए और दूसरी क्या सेम होना चाहिए? प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। लिख लिया? तुमने 12th की तरह नाटक करा ना, इससे हो जाएगी। 10 चैप्टर है, वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर है इसमें। तुम समझो बात को। देखो हम समझाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखो हमारे पास मान लो एक बाल्टी है, उस बाल्टी में तुमने पानी भरा और तुमने उसमें डाली वो शक्कर। ठीक है, तुमने शक्कर के पार्टिकल डाले और घुला दिया। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये मिक्सर है कि नहीं? पहले यहाँ क्लैरिटी रखो, क्या ये मिक्सर है? क्योंकि आपने नमक और ये पानी और शक्कर को मिलाया तो ऑफकोर्स ये मिक्सर तो है। पर हमें ये देखना है कि सर मिक्सर तो तीन तरह के हो सकते हैं, या तो सॉल्यूशन होगा, या कोलॉइड होगा, या सस्पेंशन होगा। पर हमें कैसे पता चलेगा? तो प्रॉपर्टी क्या आएगी? उन्होंने ये बोला है कि दो चीजें सेम हो जानी चाहिए। वो दो चीजें क्या है? कंपोजिशन। और दूसरी चीज क्या है? प्रॉपर्टी। कहना क्या चाह रहे हैं? नुकसान तो यही है ना, मुंह खोल के कहीं और तो नहीं है ना। तो लग रहा है कहीं और ही चल रही है। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि दो चीजें सेम होनी चाहिए। पहला कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ये, मेरी बात सुनो। मान लो तुमने 1 ml पानी ऊपर से उठाया और 1 ml पानी नीचे से उठाया। ध्यान सुनना, यहाँ से भी 1 ml उठाया और यहाँ से भी कितना उठाया? 1 ml। पर तुमने बोला कि सर 1 ml में दो शुगर के पार्टिकल आ रहे हैं। अगर ये सॉल्यूशन है तो अगर इसमें 1 ml में दो शक्कर के पार्टिकल हैं तो इसमें भी 1 ml में कितने शक्कर के पार्टिकल होने चाहिए? दो ही। इसको बोलते हैं कंपोजिशन सेम है। जो कंपोजिशन यहाँ है वही कंपोजिशन यहाँ है। पहली चीज समझ में आई क्या सेम होना चाहिए? कंपोजिशन। तो दूसरी चीज क्या देखनी है हमें? प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल तुमने इस ड्रॉप का तुमने बॉइलिंग पॉइंट चेक करा और तुमने बोला कि सर इसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 101 डिग्री सेल्सियस। तो पक्का इसका भी बॉइलिंग पॉइंट कितना आना चाहिए? 101 डिग्री सेल्सियस ही आना चाहिए। दो चीजें चेक करनी है। वो दो चीजें क्या है? पहला क्या सेम होना चाहिए? कंपोजिशन। हर जगह इधर पे इधर इधर सब जगह कंपोजिशन सेम होना चाहिए। वो दूसरी क्या सेम होना चाहिए? प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं है। तुम शक्कर पानी जब बनाते हो तो जब तुम पीते हो तो ऐसा तो नहीं होता ना कि ऊपर शरबत मीठा लगता है नीचे कम मीठा लगता है या उल्टा हो जाता है। ऐसा नहीं होता ना, प्रोवाइडेड तुमने शक्कर अच्छे से घोल के छान ली हो। ऐसा होता है ना, जितना मिठास ऊपर होती है उतनी नीचे होती है। इसका मतलब क्या है? जितनी शक्कर ऊपर होगी उतनी तो नीचे होगी। तो पहली चीज क्या सेम होनी चाहिए? कंपोजिशन। दूसरी चीज क्या सेम होनी चाहिए? प्रॉपर्टी। डेफिनेशन याद हो गई? व्हाट इज सॉल्यूशन? It is a homogeneous mixture of two or more than two components. By homogeneous we mean that the composition and properties are uniform. Uniform का मतलब सब कुछ सेम है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जी साहब। अब हाँ, 1 घंटा इसमें लगाना नहीं, जरूरी नहीं है। तो मैं फील के लिए था, फील आ गया तो ठीक है। फील आना चाहिए बस। याद भी करना है। सुभान भाई सोना तो रेपटा मार दूंगा मैं। नहीं, तेरी आंखों से लग रही है। एक तो मेरा लास्ट लेक्चर हो गया ना, तुम लोग बिल्कुल पढ़ोगे नहीं। हुआ नहीं, मतलब अभी टाइम टेबल बना नहीं हो तो बाई चांस ऐसा हो गया। कल कोशिश करेंगे कि लंच के बाद आ जाए, क्योंकि नदीम साहब का लेक्चर था लंच से पहले, तो उनको हो जाएगा फिर हम आ जाएंगे। लेकिन हमारा वहाँ चल रहा है ना एनआर, शुरुआत में वहाँ चलता है। कहाँ पे? है देखा है पिछले साल आप लोगों ने कितना सुबह अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं क्या फ्री हो जाएंगे? हाँ, फिर अपन लोग ही तो पढ़ेंगे पूरे दिन भर 12 पढ़ेंगे। 1 महीने में नीट खत्म, कोर्स खत्म हो, आगे बढ़ जाए। चलो अब हमारा जो सॉल्यूशन है ना, आपको ये पता है, ओए लिखते जाना। हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है। एक होता है सॉल्वेंट। लिखते जाना, तुम्हें भले ही पता हो लिख लेना, कुछ ना कुछ बात बाद में नहीं पता चलेगी। हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट हैं, प्लीज लिखते जाओ। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। अब बात करते हैं सॉल्वेंट के बारे में। तो क्या होता है सॉल्वेंट? तो सॉल्वेंट के बारे में 2-3 बातें आपको याद रखनी है। क्या होता है सॉल्वेंट? पहले तुम बता दो, पहले तुम बताओ सॉल्वेंट क्या होता है। देखो दो चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होता है, या जिस चीज में सॉल्यूशन बनाना है वो सॉल्वेंट होता है, या जिसकी शक्ल सॉल्यूशन से मिलती है वो सॉल्वेंट होता है। 3 बातें बोली हैं। जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट है, जिसमें सॉल्यूशन बना रहे हैं वो सॉल्वेंट होगा, और सॉल्यूशन की फाइनल शक्ल जिससे मिलेगी वो सॉल्वेंट होगा। मतलब क्या है? एक बात सुनो, शक्कर पानी में ज्यादा क्या था? तो पानी क्या बनेगा? अच्छा, शक्कर कौन से स्टेट में होती है? और पानी, और वो जो शरबत बना है वो
तो जो शरबत की शक्ल है, जो सॉल्यूशन की शक्ल है, वो किससे मिलेगी? पानी से। तो सॉल्यूशन की शक्ल जिससे मिल जाए वो सॉल्वेंट, जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। तो आप अपन लिखते हैं सॉल्वेंट के बारे में ही। पहला पॉइंट क्या बोला है? द कंपोनेंट, स्पीड में लिख लो, मैं बोल भी रहा हूँ तो मैं, अगर दिख नहीं रहा है अंधे हो तो लिख लो। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन, इतना गर्म क्यों हो रहा है यार ये बोर्ड? गर्मी से गर्म हो रहा है ये। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन, the component which is present in largest amount, the component which is present in largest amount which called solvent। वो गुलनाज क्यों नहीं गई? किलने की 12th में पढ़ूंगी ध्यान से मैं। चलो मोटी तो गिरी हुई है, वो छोड़ो, वो क्यों नहीं आई? उसका तो कोई रीजन नहीं है। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट, महावीर जयंती। फालतू के ना करें, फालतू के ना करें। हाँ, सेकंड पॉइंट, द फिजिकल स्टेट, द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का मतलब है कि वो सॉलिड दिखेगा या वो लिक्विड दिखेगा या गैस दिखेगा। द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन is decided by the, is decided by the physical state, is decided by the physical state of solvent। हिंदी में समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? सॉल्यूशन की जो शक्ल है, सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है, वो किस बात पे डिपेंड करेगी? सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट गैस है तो वो भी गैस होगा, और अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा? सॉलिड। अभी सॉलिड लिक्विड गैस भी आएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, इन्होंने ये बोला है कि सॉल्वेंट ज्यादा होना चाहिए, तो कैसे ज्यादा होना चाहिए? जैसे लिखा है ना, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट, तो यहाँ पे ऐसा लिख लेना, उस कंपाउंड के मोल ज्यादा होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम केमिस्ट्री में सब कुछ मोल से देखते हैं। तो जिस कंपाउंड का मोल ज्यादा है, जिस कंपाउंड का क्या ज्यादा है? मोल ज्यादा है या अमाउंट ज्यादा है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और किसी भी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होता है, एक से ज्यादा सॉल्वेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाया, तो मैंने उसमें पानी डाला, शक्कर डाला, रूह अफ़ज़ा डाला, कितने लोग हैं बताओ? टोटल 3 है। इसमें सॉल्वेंट कौन होगा? पानी। अब बचे हुए जो 2 लोग हैं, यानी शक्कर और रूह अफ़ज़ा, वो क्या बनेगा? सॉल्यूट। सॉल्वेंट एक होता है, बचे हुए सारे क्या होते हैं? सॉल्यूट। सॉल्वेंट एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। आइए बात करते हैं सॉल्यूट के बारे में। क्या होता है सॉल्यूट? ठीक है, ऐसा लिखो, अपनी शक्ल देख ली, क्या हो गया? मत करो यार। ऑल दी, हाँ, all the components, all the components present in the solution, all the component present in the solution, मत कर बे बातें। all the component present in the solution other than the solvent, other than the solvent is called solute। हिंदी में समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं आपसे? हिंदी, हिंदी, क्योंकि समझते हुए भी चलना है। ऐसा उन्होंने बोला है कि जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट को छोड़ के, किसको छोड़ के? सॉल्वेंट को छोड़ के जो भी सारे बच रहे हैं वो क्या होंगे आपके भाई साहब? सॉल्यूट हो रहे होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एकदम नॉर्मल से बेसिक से एग्जांपल। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोला गया है, मत करना बातें, आपको ये बोला गया है कि आपके पास 20% लेट अस सपोज इथेनॉल सॉल्यूशन है, 20% इथेनॉल सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि 20% तो इथेनॉल है, तो 80% क्या होगा? कुछ नहीं बताया तो क्या होगा? 80% बोलो। पानी होगा। तो बताओ सॉल्वेंट कौन है? इथेनॉल। अरे पानी ना, देखो ना, अगर 20% इथेनॉल है, अगर 20% इथेनॉल है, तो इसका मतलब 20% तो सर इथेनॉल है, और बचा हुआ 80% क्या है सर? पानी है। आपको दिख रहा है अभी आंखों से कि पानी क्या है? ज्यादा है, तो पानी क्या बनेगा? सॉल्वेंट। और ये क्या बनेगा? सॉल्यूट बन रहा होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के प्रकार पढ़ेंगे। तो मिक्सचर के 3 टाइप, फिर सॉल्यूशन के टाइप। इट्स दादा, दादा का अब्बा, अब्बा के बच्चे, बच्चों के। जो लोग आज फेयर नहीं लाए, प्लीज घर जाके ईमानदारी से आज के आज लिख लेना। फेयर लाओ यार। बड़े आगे। क्या कहता था अमेरिका?
क्या है? क्या नाजुक कर ही लिया है, हवा की वजह से हिल लिया है साला। देखो क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओए देखो, देखो हमने हमने सॉल्यूशन के दो तरह से क्लासिफिकेशन करा है, बात मत करो। हमने सॉल्यूशन को दो तरह से क्लासिफाई करा है। पहला है बेस्ड ऑन, लिखते जाओ मेरे साथ, लिखते जाओ, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। हिंदी में मतलब समझ में आ रहा है? हिंदी में ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे सॉल्यूशन में टोटल लोग कितने हैं, उस हिसाब से 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं। 1 लोग हो सकते हैं क्या सॉल्यूशन में? 1 लोग तो नहीं होंगे ना, ठीक है। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि आपके सॉल्यूशन में कितने लोग हैं, उस हिसाब से बताओ। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो उस हिसाब से जो हमारा पहला जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कितने लोग होंगे इसमें? इसमें कितने होंगे? बाई मतलब 2 होता है, तो इसमें कितने लोग होंगे? सिंपल 2 लोग होंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 लोग हों उसको बाइनरी बोलते हैं। आपका नीट का सिलेबस हो या जेडब्ल्यू का हो या बोर्ड का हो, उसमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा नहीं है। तो हमें जो आगे डिटेल स्टडी करनी है वो सब किसकी करनी है? बाइनरी की। इसके अलावा 3 वाले को ट्राइनरी बोलते हैं या टर्नरी बोलते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन समझ गए? टर्नरी में कितने लोग होंगे? 3। 4 को क्या बोलते हैं? क्वार्टरनरी एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ हमें बाइनरी ही पढ़ना है। तो एक कंपोनेंट नहीं, सॉरी, 2 कंपोनेंट तो बाइनरी, 3 कंपोनेंट तो ट्राइनरी, 4 कंपोनेंट तो क्वार्टरनरी। ठीक है साहब? अब पहला पहला क्लासिफिकेशन तो ये था कि कंपोनेंट कितने हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ना वो है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट का मतलब, पहले देखो एक बात दिमाग में हटा देना कि सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है। ये दिमाग में मत रखना, गलत है क्लास डेफिनेशन। सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा। हम एग्जांपल दिखाएंगे तो वो आपसे बोल रहे हैं कि आपका बनने वाला सॉल्यूशन, आपका बनने वाले सॉल्यूशन की अगर शक्ल सॉलिड है तो उसका नाम क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन। गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है? इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है आगे, वो पढ़ना तो लिक्विड सॉल्यूशन ही है, लेकिन क्लासिफिकेशन हमें तीनों का पढ़ना है। फिर डिटेल स्टडी सिर्फ लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होगा भैया सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, हमने आपको एक बात बोली थी कि सॉल्यूशन की शक्ल किससे मिलेगी? सॉल्वेंट से कि सॉल्यूट? सॉल्वेंट, है ना? ठीक है। तो अगर तुम्हें सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, इधर फोकस होगा, लिखते भी रहो सुनते भी रहो। अगर तुम्हें सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो इसका मतलब क्या? सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉलिड। तो सॉल्यूट कुछ भी चलेगा क्या? हाँ, मतलब वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? अगर मुझे सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो मेरा जो सॉल्वेंट है वो पक्का क्या होना चाहिए? वो तो सॉलिड होगा। और उसमें मैं क्या डाल सकता हूँ? सर मैं उसमें सॉलिड भी डाल सकता हूँ, मैं उसमें लिक्विड भी डाल सकता हूँ और मैं उसमें गैस भी डाल सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? ये लिखना मत, मैं अगली स्लाइड में लिखूंगा फायदे से। अगर इसी तरह तुम्हें लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, अगर तुम्हें लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है तो बोलो, पहले सॉल्यूट लिखा है फिर मैंने सॉल्वेंट लिखा है। अगर तुम्हें लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है तो ज्यादा अमाउंट में कौन होगा? लिक्विड होगा। अब आप लिक्विड में क्या डाल सकते हो? सर आप लिक्विड में सॉलिड डालो, लिक्विड डालो या गैस डाल लो, ऐसा हो सकता है ना? और गैसियस सॉल्यूशन बोलो क्या होगा? सर गैसियस सॉल्यूशन में ज्यादा क्या होगा? गैस होगी। आप उसमें सॉलिड डालो, लिक्विड डालो या गैस डाल लो। तो आप ओवरऑल देखो ना, मोटा मोटा तो कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं? 9 तरह के। टोटल सॉल्यूशन कितने टाइप के? 9 है ना? 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 सॉलिड के, 3 लिक्विड के और 3 गैस के। तो अब एनसीईआरटी में एक टेबल बनी, वो टेबल अपन को याद करनी ईमानदारी के साथ। आइए वो टेबल बनाते हैं। छाप लिया अपन ने? मैं पानी की बोतल नहीं लाया। ठंडा है, चिल्ड एकदम। भाई इतनी गर्मी होती है ना, इसलिए पानी ला के रखो ना तो थोड़ी देर वो भी गर्म है। मैं तो थोड़ी थोड़ी सी पानी भरता हूँ बस, तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा भरो। नहीं चाय कौन पी रहा है? क्यों? अरे तरक्की जब होगी जब चाय की जगह गन्ने का रस मिलने लगेगा। मैं तो बॉटल भरवा लेता तो भेज देता हूँ सरिता हुआ, धीरे धीरे पीता रहता, बच्चों को लग रहा पानी पी रहा है ये।
आगे बढ़े भाई, कोल्ड कॉफी लाओ जमा के, इतनी प्यारी लगती है, इतनी सही लगती है। नहीं नहीं, तुम्हें बोला ना फ्रीज करके लाना है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा पीते रहो, मजा ना आए तो देखो आप, मजा ना आए तो पैसे वापस। अरे ये वाला जरूरी नहीं है लिखना, तो सब समझा रहा था, इधर का लिखना है उसलिए। हाँ वाह यार। हाँ जी, और टेबल बनाते हैं। देखो टेबल में आपको क्या क्या लिखना है। आप पहले लिखना टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओ, बनाओ मेरे साथ। तो आप पहले लिखना टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कौन सा सॉल्यूशन होने वाला है। फिर आप इधर लिखेंगे सॉल्यूट का नाम। सॉल्यूट लिखेंगे, सॉल्वेंट लिखे पहले। चलो सॉल्वेंट। हाँ, अरे एक पेज में नहीं, नो लाइन लिखनी है, नो लाइन। नो टाइप है, नो लाइन आएंगे बस, दैट्स इट। और लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, है? एक दो तीन चार कॉलम, जितने चौड़े बने होते। एग्जाम्पल का थोड़ा सा सबसे बड़ा बनेगा, बाकी नॉर्मल है। अरे यहाँ पे इतना लिखना है, सॉलिड लिक्विड गैस, और यहाँ लिखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, और वहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखेंगे। फिर यहाँ सॉल्वेंट, फिर ये सॉल्यूट, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल लिखना है हमें जो बुक में दिया, और वही याद रखना है हमें। एनसीईआरटी हमारी माता है, तो इस हिसाब से। हाँ, आप लोग शुरू हो जाओ भाई सब है। तो जो पहला सॉल्यूशन है मार्केट में, जो हमें याद रखना है, हम उल्टे से सबसे याद करते हैं, और वो है हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन। लिखते लिखते इस स्लाइड सबको याद हो जाना चाहिए। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि तुम्हारा सॉल्वेंट क्या होगा, बोलो। गैस होगा, ठीक है। अब आपको बताया गया था कि सर गैसियस सॉल्यूशन भी तीन तरह के हो सकते हैं। गैसियस सॉल्यूशन भी तीन तरह के हो सकते हैं। आप बोर्ड पे देख के लिखना, आप प्लीज नेतागिरी मत करना है। आपने नेतागिरी करी, आपने लिखा सॉलिड लिक्विड गैस, हम उल्टा लिखते हैं, बुक में उल्टा बना है, गैस लिक्विड सॉलिड है, इसीलिए बिना भेड़े बने बोर्ड पे देख के लिखना, समझा। नेतागिरी नहीं करना। अब गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट गैस होगा, सॉल्वेंट गैस होगा, सॉल्वेंट गैस होगा। अब सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूट कैन बी गैस, सॉल्यूट कैन बी लिक्विड, एंड सॉल्यूट कैन बी सॉलिड। तो इस तरह के आपके पास तीन तरह के सोल्यूशन हो जाएंगे, और ये खत्म गैसियस सॉल्यूशन। आओ एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओगे, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें पहला कंपोनेंट भी गैस हो, दूसरा भी गैस हो, बोलो। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कर लिया लोग नेतागिरी। अब बुक वाले एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल बुक में लिखा है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब एक बात सुनो, क्या दोनों गैसेस हैं। मैं पूरा लिख देता हूँ, क्या दोनों गैसेस हैं क्या। तो इधर देखो, तो ऑक्सीजन मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मेरी बात तो सुनो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पहले ये क्लियर करो कि ये दोनों गैसेस हैं, दोनों गैस हैं। अब आपको ये पता करना है ना, जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो ज्यादा कौन होता है, आपको पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ज्यादा होती है। ये एटमॉस्फेयर का एग्जाम्पल लिखा है, ये 78% के आसपास होगा, ये 20-22% के आसपास होगा। तो ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन। तो ज्यादा वाला क्या है, सॉल्वेंट। ज्यादा वाला सॉल्वेंट है, कम वाला कौन है, सॉल्यूट। देखो ना, ज्यादा वाला सॉल्वेंट, कम वाला सॉल्यूट, और दोनों ही गैसेस है। और हम शक्ल किसके हिसाब से देखेंगे, नाइट्रोजन के हिसाब से, तो ओवरऑल गैस ही आएगा, ठीक है। कोई एग्जाम्पल बताओ जिसमें गैस एंड लिक्विड नहीं पता होगा, लिख लो, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, जब हम याद करने की तरीका ये है कि यहाँ भी नाइट्रोजन लेना है सॉल्वेंट में, यहाँ भी नाइट्रोजन लेना है, यहाँ भी नाइट्रोजन लेना है, याद हो गया। सॉल्वेंट हमेशा क्या लेना है अपन को, जो बुक में दिया। आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो बुक में भी याद करने के लिए दिया वो नाइट्रोजन दिया है। अब कोई लिक्विड, तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला किसी को पता है, क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा, वही जो बेहोश करने के लिए यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन। अरे नहीं नहीं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। यहाँ जो फॉर्मूला है प्लीज देखते हुए चलना। तो CHCl3 यहाँ लिख लेना, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन का नहीं है भाई, CH क्लोरोफॉर्म का। तीसरा, लिखते भी जाओ याद भी करते जाओ। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, पता है आपको। तो लिक्विड क्लोरोफॉर्म थोड़ा सा लिया, नाइट्रोजन भर के लिया। अगला गैस इन सॉलिड, मतलब सॉलिड लेना है और उसको गैस में डाल देना है। तो इसमें आपको एग्जांपल याद रखना है, मिक्सचर ऑफ कैम्फर। कैम्फर सुना है, कपूर को बोलते हैं, कपूर, यू नो, तुम लोग पूजा में इस्तेमाल करते होगे, तो वो है ना। तो पूजा में भी इस्तेमाल होता है, वो छोटा छोटा सा। अपन ने वहां पढ़ा था, इसको सब्लिमेशन में पढ़ा था, कपूर को छोड़ दो तो उड़ जाता है, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल है, आपको याद हुआ। कैसे याद करना है, तीनों में क्या है, आखिरी में बोला नाइट्रोजन, गैस में क्या है ऑक्सीजन, लिक्विड में क्या है क्लोरोफॉर्म, सॉलिड में क्या है कैम्फर। याद हो गया होगा, होपफुली याद हो गया होगा। हमें नाम किसके हिसाब से रखना है, वो आखिरी वाले के हिसाब से। ये तीनों गैस हैं, तो इसलिए नाम क्या है, गैसियस सॉल्यूशन, हो गया।
चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन सबसे कॉमन दिखता है, सबको यही दिखता है, सारे सॉल्यूशन लिक्विड ही दिख रहे होते हैं आसपास। तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि साहब सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा। अब ये भी तीन तरह के होंगे मार्केट में, एक तो ऊपर की गर्मी और एक ही बोर्ड की गर्मी। तुम लोग की गनाओं की नौसत यहाँ तक आ रही है, थोड़े कम तो करते। हमारे दिमाग हो गए रमजानों में, तुम्हारे देखो तुम लोग हैं बेटा। वो ताज्जुब होता है ताज्जुब। तुम रहने दो बेटा, रहने दो। इधर देखो, इधर कुछ मत, कुछ है नहीं था बोलने लायक। तुमने बोला तुम गई, बोलना तो मत है ना। और कभी कभी गलती से बोल दो तो पैरों में गिर के माफी मांग लेना बिल्कुल। सर मुंह से निकल गई। हाँ देखो, सबसे ज्यादा लिक्विड क्या मिलता है आपको? मार्केट में कौन सा लिक्विड मिलता है? पानी। तो पिछली बार नाइट्रोजन मिला तो नाइट्रोजन भर के डाल दिया, इस बार सब कुछ पानी में डालेंगे। बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपने पानी लिया, पानी में कौन सी गैस डालनी है बताओ भाई साहब? वो जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्योंकि वो अंदर जाके सांस कैसे लेंगे भाई जानवर। तो यहाँ पे गैस इन लिक्विड, देखो इसको ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ा जाता है, गैस इन लिक्विड। सॉल्यूट इन सॉल्वेंट होता है ना, उल्टा पढ़ते हैं, समझ रहे हो? गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा लिक्विड इन गैस। पहले सॉल्यूट फिर क्या होता है? अरे तुमने सॉल्वेंट में डाला है ना सॉल्यूट, गैस इन लिक्विड, समझा? पढ़ना ऐसे है, ठीक है? हमें नहीं पता तो वरना तो हम ऐसे लिखते तो तुम बनना। चलो ठीक है। हाँ एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल क्या बोला हमने? ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, मतलब पानी ज्यादा है ऑक्सीजन कम है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि तालाब के अंदर पानी बहुत होता है, ऑक्सीजन थोड़ा सा डिजोल्व होता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा डिजोल्व नहीं होता है। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है, दारू और पानी दोनों लिक्विड होते हैं, आपको पता है। अल्कोहल इज अ लिक्विड, पानी इज ऑल्सो अ लिक्विड, आप दोनों को मिला दो ना। तो यहाँ पे हमने लिखा इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, हम यूज कर रहे होंगे इस चैप्टर में। अल्लाह की कसम तुम लोग क्या क्या करके आए हो छुट्टियों में? अरे यार जबरदस्ती किया गया है पास, बहुत सारे लोग बहुत बुरा परफॉर्म किया, निहायत बुरा परफॉर्म किया है, इवन दो इम्पोर्टेंट देने के बाद भी। सही में ईमानदारी से, बिल्कुल झूठ बोल नहीं रहा हूँ, ये कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा मैं, लेकिन जैसा आपको देखना चाहिए था वैसे नहीं करा है। आप लोग अभी बताएं क्या करना, बोर्ड की तैयारी साइड बाय साइड शुरू करना है ना, लास्ट में प्रॉब्लम हो, याद करते हुए चलो, लिखते हुए चलो, आखिर में नहीं हो पाता है। चलो ये है इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। एक बात सुनो, इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है, मेरी बात सुनो, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर से क्या बात समझ में आ रही है? इथेनॉल ज्यादा है कि पानी ज्यादा है? अगर मैं इस लाइन को उल्टा करूं, वाटर डिजोल्व इन इथेनॉल, इसका मतलब क्या होगा? फिर इथेनॉल ज्यादा हो जाएगा। बात समझ रहे हो? पहला वाला सॉल्यूट, बाद वाला, तुम ये बोलते हो ना सॉल्ट इन वाटर की वाटर इन सॉल्ट, क्या बोलते हो? सॉल्ट इन वाटर, पहला वाला सॉल्यूट, बाद वाला सॉल्वेंट। तो अगर मैंने पहले इथेनॉल लिखा है तो इसका मतलब ये सॉल्यूट है सॉल्वेंट, उल्टा भी तो हो सकता है ना। क्या पता किसी को अल्कोहल ज्यादा पसंद है तो थोड़ा सा ही पानी मिला रहा है, यू नो, उसको नशे ज्यादा करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ना। अगला सॉलिड, सॉलिड कोई सॉलिड बता दो। ग्लूकोज सॉलिड होता है, पता है आपको? अरे हाँ ना, तो ग्लूकोज को आपने किसमें डिजोल्व कर दिया है? पानी में। अब ये मत बोलना कि ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं पता। इथेनॉल का है वो तो ठीक है। अब आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन पे, लिखते जाओ साफ साफ। हाँ सॉलिड सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन भी तीन तरह के होते हैं। बोर्ड इतना गंदा हो रहा है। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। हाँ क्योंकि सॉल्यूशन सॉलिड है तो सॉल्वेंट भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। और अपन को इसको उल्टा लिखना था, पहले डालनी थी गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। मैं एक मिनट भी नहीं रुकूंगा स्लाइड के लिए, देखना मैं इसको भी समझाते हुए जा रहा हूँ, मेरा टाइम इसमें भी खर्च हो रहा है। आप जल्दी लिख लो स्पीड में। हाँ वो बोल रहे हैं कि जो चीज़ ज़्यादा है वो सॉलिड होना चाहिए और जो चीज़ कम है वो गैस होना चाहिए। बताओ कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? मतलब तुमने पढ़ा हुआ है एग्जाम्पल, बताए। ज़्यादा चीज़ सॉलिड, उसमें थोड़ी सी चीज़ गैस। तो इन्होंने बोला है हाइड्रोजन गैस डिजोल्व्ड ऑन, डिजोल्व्ड इन पैलेडियम। पैलेडियम सुना है? ये तुम्हें याद दिलाओ ये कहाँ पे आया था, ये तो मुझे याद दिलाओ। हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर याद है?
उसमें एक चीज़ और कर दी थी, हाइड्रोजनेशन। तो अगर अल्कीन में या अल्काइन में हाइड्रोजन डालते हैं तो अल्कीन बन जाता है। तो मैंने तुम्हें कैटेलिस्ट बताए थे, हाइड्रोजन को डाला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम, वो है। तो पैलेडियम तो सॉलिड है, उसमें जो हाइड्रोजन जाके बैठ रही है वो क्या है, गैस। और हाइड्रोजन थोड़ी सी होती है, और पैलेडियम क्या होता है, बहुत ज्यादा। पैलेडियम क्या है, सॉलिड, हाइड्रोजन क्या है, गैस। तो गैस इन सॉलिड हो गया ना। अगला एग्जाम्पल, सॉलिड इन लिक्विड, मतलब ज्यादा चीज सॉलिड होनी चाहिए, थोड़ी चीज क्या होनी चाहिए, लिक्विड। बताओ कोई एग्जाम्पल बता सकते हो। एग्जाम्पल है यहाँ पे अमलगम ऑफ सोडियम। देखो अमलगम वर्ड यूज करा जाता है जब क्या हो जाता है, मर्क्यूरी आता है। अमलगम का मतलब क्या होता है, साथ में क्या आएगा, मर्क्यूरी। ये जो अमलगम ऑफ सोडियम है ना, इसका मतलब ये है कि जो सोडियम है उसको किस में डाला है, मर्क्यूरी में। तो ज्यादा कौन है, मर्क्यूरी ज्यादा है कि सोडियम ज्यादा है, उल्टा लिखा है मैंने। तुम्हें सॉल्यूशन कौन सा बनाना है, सॉलिड ना। तुम्हें पता है सोडियम सॉलिड होता है, मर्क्यूरी क्या होता है। तो बताओ मैं क्या लिखूं, Na इन Hg लिखूं, Hg इन Na लिखूं। Hg इन Na लिखना चाहिए ना, क्योंकि ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। सोडियम ज्यादा रखना है ना, समझ गए। Hg मर्क्यूरी होता है, तो मर्क्यूरी को थोड़ा सा लिया है और सोडियम को ज्यादा लिया है। NaHg पता है तुम्हें ये कहाँ दिखेगा, हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं NaHg। जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, तो इस बार ऑर्गेनिक वैसे बहुत सारी है, तो उसमें आता है, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये हाइड्रोजन फेंक के मारने का काम करता है। सोडियम अमलगम इज क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। चलो अपन आगे बात करते हैं, सॉलिड इन सॉलिड। तो इसकी बुक में आपके पास 3 एग्जाम्पल दिए हैं, उन्होंने इंट्रोडक्शन में दिए इसके 3 एग्जाम्पल, अब वो याद रखने तरीके से। और वो होते हैं, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, एलॉयज सुने होंगे, एलॉयज, एलॉयज सुने, एलॉयज। तो इसमें सारे एलॉयज होते हैं। एलॉयज क्या होते हैं भाई, एक मेटल में दूसरा मेटल मिला दिया, एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड मिला दिया। अब बताओ कौन कौन से एलॉयज तुमने सुने हैं, उसी के एग्जाम्पल लिखेंगे। यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखेंगे ना, क्योंकि 3 पूछे। पहला है हमें जो बुक में बताया गया, एक ब्रास बताया है, दूसरा इन्होंने ब्रॉन्ज बताया है, और तीसरा इन्होंने जो बुक में बताया हमें, डायमंड इज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस होता है वो, जर्मन सिल्वर। तो 3 चीजें, तुम्हें पहले 3 और के नाम याद रख लो, ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर। ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, ठीक है। ये सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है, मतलब जिस जिस चीज में डाला जा रहा है वो भी सॉलिड है, और जो चीज डालना है वो भी क्या है, सॉलिड है। एक और एग्जांपल होता है, हमारे घर का जो सोना होता है, क्या वो भी सॉलिड सॉल्यूशन है, सोच के बताओ। हाँ, क्योंकि जैसे तुम 22 कैरेट गोल्ड लाए है ना, तो 22 कैरेट तो गोल्ड होगा, और 2 कैरेट क्या डालते हैं, वो सिल्वर डालेंगे या कॉपर डालेंगे। सिल्वर क्या होता है, सॉलिड। कॉपर क्या होता है, पर इसमें ज्यादा क्या है, गोल्ड ज्यादा है कि सिल्वर ज्यादा है। तो गोल्ड बनेगा सॉल्वेंट, और सिल्वर क्या बनेगा, सॉल्यूट। लेकिन ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है ना, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सॉलिड सॉल्यूशन, समझ गए। हाँ, अब ये भी तुम्हें याद रखना है कि ब्रास में कौन कौन लोग होते हैं। तो एक बात सुनो, ये तीनों एलॉय में एक चीज कॉमन है, और वो चीज है, क्या चीज है बताओ। इन तीनों में कॉपर होता है, क्या होता है। मैं सिर्फ सिंबल यार, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। तो ब्रास में होता है कॉपर और होता है जिंक। ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज में होता है कॉपर और टिन। और जर्मन सिल्वर में इसकी स्थिति दिख रहा है, छोटा छोटा, खराब हो गया। टीआई, हाँ टिन, टीन मत पढ़ना, टीन अलग होता है, टिन अलग होता है। और जर्मन सिल्वर होता है, क्या होता है बताओ। एक होता है कॉपर, एक होता है जिंक, और एक होता है आपका निकल। निकल आप लोग पढ़ ले, मैंने घर वाले भी थोड़े दिन में आपसे ये बोलने वाले। हाँ, तो देखो याद कैसे करोगे, करो याद। देखो मैं ये लास्ट वाला याद कर रहा हूँ, जर्मन सिल्वर याद करो पहले। देखो सी, यहाँ जेड, यहाँ एन। अरे देखो ये सी जेड एन क्या होगा, कजन। कजन तुम्हारी जर्मनी से कजन आई है, कॉपर जिंक सिंक। इनमें कॉपर कॉपर है, इसमें याद कर लो थोड़ा। ब्रास और ब्रॉन्ज उल्टा मत करना है, ब्रास और ब्रॉन्ज उल्टा मत करना। ब्रास में जिंक है, देखो जहाँ जेड आ रहा है ना वहाँ जेड नहीं है। इनका सिंबल पता है क्या होता है तुम्हें, ऐसे होता है पता है। तो जेड, एस वाले में जेड आएगा, जेड वाले में एस आता है, उल्टा होता है। क्या है ये क्या है। अरे तो ये याद रखना है ना, कहाँ ब्रॉस है कहाँ ब्रॉन्ज है, ये कैसे आता है। ये तो याद रख लोगे कि तुम्हारी कजिन जर्मनी की है, ठीक है। बस यही भैया हम बोल रहे हैं, एस में जेड आएगा, जेड में एस आता है, क्योंकि उसका सिंबल। छोड़ो याद करो। देखो आप 1 मिनट के लिए टाइम लो। ओए इसको याद कर, इसको ईमानदारी से याद करना है, इसको एग्जाम्पल याद कर इसके। जल्दी याद कर, मैं ठंडा पानी पी के आ जाऊंगा। लिखो, ऐसा लिखो मेथड्स। तुम्हें ऐसा लगेगा कि आप 11 में आए हैं वापस। मेथड्स
ऑफ एक्सप्रेसिंग, ओए बात नहीं करना, methods of expressing concentration, मैं भगा दूंगा लास्ट से लेकर उठा के, concentration of solution, नहीं तो चलने दो उसको, आधे टाइम मैंने इसी में चला जाएगा मेरा पढ़ना। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया है तो आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले क्या बताओ, हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 में ही पढ़ा है कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन पता है क्या होता है? पहले कॉन्सेंट्रेशन के बारे में एक लाइन लिखो, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में एक लाइन लिखो पहले, तो समझ में आएगा। देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है आपको ये पता करना होता है कि किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला है। क्या बोला मैंने? किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला है या किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डाला है। दो चीजें बोल सकते हैं, आइदर यू चेक सॉल्वेंट या यू चेक सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला है या किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डाला है, याद रहेगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। इंग्लिश में लिखना है वैसे। देखो तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा, हम तो पढ़ा रहे तुम्हें याद हो जाता है, तुम्हें याद करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन a given amount of solute present in a given amount of क्या, solvent और solution। किसी, हिंदी में याद रखो, हिंदी में किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डाला है, या सॉल्यूशन की जगह क्या आ सकता है, किसी सॉल्वेंट में। मतलब कुछ टर्म ऐसे आएंगे जब नीचे सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर कोई आपसे पूछे ना कि कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, जिसमें आप मोलैरिटी ये सब पढ़ते हो ना, तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, तो फॉर्मूला ये बनने वाला है कि ऊपर आएगा अमाउंट ऑफ, हमेशा ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूट। ऊपर हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूट। और नीचे क्या आएगा, नीचे दो चीजें आ सकती हैं, या तो अमाउंट ऑफ नीचे सॉल्यूशन आ रहा होगा। मेरा माइक डेड कैसे हो गया? ये पहली बार हुआ है इसके साथ। हाँ, क्या कह रहा था मैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा और नीचे आएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट आएगा। मतलब आप जो फॉर्मूले बनाएंगे ना, मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, तुम्हें मोलैरिटी का फॉर्मूला तो याद होगा, बोलो हाँ। फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट आया, नीचे क्या लिखते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे सॉल्यूशन आया। अब तुम मोलैरिटी का फॉर्मूला चलो, छोटे एम का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, तो ऊपर हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा हमेशा, या तो सॉल्वेंट आएगा या सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट तो सिर्फ एक ही जगह आता है और वो क्या होता है, मोलैरिटी। बाकी सारी जगह क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। लिखो इसका क्लासिफिकेशन, लिखें फिर खत्म कर देंगे, उस क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो चल पड़ेंगे। हाँ, ये जैसा लिखा है लिखो, सब कुछ लिखो। बात नहीं करना यार। देखो कंसंट्रेशन अगर आपको बतानी है तो आपके पास दो मेथड होते हैं। एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड, लिख लो, टाइम हो चुका है, तुम्हें छुट्टी नहीं हो पाएगी वरना। क्वालिटेटिव मेथड, और एक होती है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड हिंदी में समझ में आता है? क्वालिटी का मतलब क्वालिटी बताने में, देखो क्वालिटी बताने में कभी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती है। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, वो पुराने सर थे ना, क्या नाम था उनका, अरे वो एनआरए पढ़ाते हैं, नाम, अल्लाह की कसम नाम कैसे याद, अयूब सर। तो मान लो बच्चे बोल रहे हैं कि सर अयूब सर की क्वालिटी अच्छी है, रहमान सर की क्वालिटी खराब है, उसमें कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं हो रहेगा। तो वो जो मेथड है ना, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, कोई नंबर नहीं बताया गया है। तो इसमें हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं।
एक होता है हमारे पास आइदर यू हैव डाइल्यूट सॉल्यूशन, तुमने सुना होगा डाइल्यूट एसिड, सुना होगा, वहीं से आया है। तो एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक और क्या हो सकता है, उल्टा सोचो, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इस लाइन का मतलब क्या आएगा कि हम किस सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे और किस सॉल्यूशन को डाइल्यूट बोलेंगे। देखो डाइल्यूट बोलने के लिए या कॉन्सेंट्रेटेड बोलने के लिए कम से कम दो लोग होने चाहिए। कितने सॉल्यूशन होने चाहिए, दो। अब दो का मतलब क्या है, इधर देख तो रहे, मान मेरी बात सुन, मान ले तेरे पास एक ये सॉल्यूशन, एक बर्तन में ये सॉल्यूशन पड़ा है और एक बर्तन में ये पड़ा है। आपसे एक बार इन्होंने बोला कि आपके पास 1 मोल लेट अस सपोज HCl है और यहाँ पानी है 1 लीटर, और इन्होंने बोला कि सर आपके पास 10 मोल HCl है और पानी है 1 लीटर। तुम पहले ये देखो क्या ये सॉल्यूशन है, दो अलग अलग सॉल्यूशन, सही है। इसमें सॉल्वेंट क्या दिख रहा है, पानी, सॉल्वेंट क्या दिख रहा है, पानी, और ये अपन को HCl एसिड दिख रहेगा, सॉरी सॉल्यूट दिख रहेगा। यहाँ एसिड कम है, यहाँ एसिड ज़्यादा है, ये दिख रहा है ना। तो जहाँ एसिड ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड, जहाँ कम है उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं क्या ये एसिड सॉल्यूट है ना तुम्हारा, अरे ये सॉल्यूट है ना, और ये भी क्या आएगा, सॉल्यूट है। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा होता है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे। पर आपने तो सर ये बोला था कि सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सर अब ये क्या बोल रहे हो, ये कंपेयर कर रहे हैं। मेरी बात समझो, अगर आपसे ये बोले इन दोनों में तो पानी ही ज्यादा है और इन दोनों में भी कौन ज्यादा है, पानी ज्यादा, हम ये बोल रहे हैं दो अलग अलग बर्तन लाए, उनमें दोनों में एसिड पड़ा था, तो एसिड की क्वांटिटी या सॉल्यूट की क्वांटिटी जहाँ ज्यादा होगी वो कॉन्सेंट्रेटेड, अदरवाइज क्या होगा, डाइल्यूट। क्या ये चीज बताना अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं है। देखो हो सकता है कोई 1 मोल 10 मोल लाए, कोई 1 मोल 100 मोल लाए, हमें समझ में कौन आएगा भाई कितना एसिड पड़ाएगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं समझ में आ रही होगी, उसलिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव पढ़ना पड़ेगा। ये इधर का लिखे तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो तो उधर वाले है, पहले इधर वाला लिख लेना। क्या नहीं, ये तो हमने तुम्हें समझाने के लिए बताया है, ये तो हमें तुम्हें समझाने के लिए बताया है। रियलिटी में बताया क्या होगा, तुम एसिड की रिएक्शन करा के देखोगे, तुम बोलोगे सर इसमें एसिड तेज रिएक्शन कर रहा है, इसमें कम कर रहा है, तो सर इसमें एसिड क्वांटिटी ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। ये तो हमने तुम्हें समझाने के लिए बोल दिया है कि भाई देख इसमें हम बता रहे हैं तो इसमें कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूट, अदरवाइज नहीं बताते तो क्या होता। तो ये समझो दो सॉल्यूशन जिसमें एक में सॉल्यूट ज्यादा है वो कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरे में अगर जिसमें कम है उसको क्या बोला जाएगा, डाइल्यूट बोला जाएगा। और इट इज अ कंपैरेटिव टर्म, कंपैरेटिव समझते हो, अगर दो बच्चे हैं तो एक अच्छा होगा एक बुरा होगा। अब कोई एक अकेला ही है तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे, मान लो क्लास में एक ही बच्चा पढ़ने वाला है, एक ही पढ़ने वाला है, तो अब क्या बोलेंगे, उसको गधा बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, हमें क्या पता। तो डिपेंड करता है ना दूसरा बच्चा कैसा आएगा, समझ रहे हो। अगला आता है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव में हम एग्जैक्ट क्वांटिटी बता रहे होते हैं और यहाँ पे हमारे पास दो चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसके बाद नहीं पढ़ा, ये लास्ट स्लाइड है पक्की बात है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट समझते हो, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो टेम्परेचर के चेंज होने से क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर के बढ़ाने से या घटाने से चेंज हो जाएं, और कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिसको टेम्परेचर से फर्क ही नहीं पड़ता, आप बढ़ाओ घटाओ हमें मतलब नहीं है, हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वाह बेटा वाह, कॉल आ रहा है, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो, तुम अंबानी नहीं हो, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो, तो छोड़ दो, हमारा आ रहा है तो हमारा साइलेंट पे ना, छोड़ो। हाँ तो हमारे पास दो मेथड है, एक में टेम्परेचर डिपेंड वाला, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला। डिपेंडेंट पता हो क्या क्या होते हैं, लिख लो यार, अब काम करो। टेम्परेचर डिपेंडेंट वो टर्म होते हैं जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, और इंडिपेंडेंट में वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता। देखो पहले ये दिमाग में अच्छे से रखो, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती हैं। टेम्परेचर के साथ कौन सी चेंज होती हैं, जिसमें वॉल्यूम होता है, और जिसमें वॉल्यूम नहीं होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। अब ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी है जो अपन ने पिछले साल पढ़ी है, बस वही पढ़नी है अपन को, कुछ नया नहीं पढ़ना है। ये बताइए वॉल्यूम वाली क्वांटिटी पता है अपन को, बोलो ये बताइए। देखो एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज जिसको आप बोलते हो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दूसरा मास बाय वॉल्यूम, इसको लिखते हो आप W/V से। फिर आपने मोलैरिटी सुना होगा, इसको आप लिखते हो बड़े M से। फिर एक इसका भाई आता है नॉर्मैलिटी,
अब यहाँ पे जो टर्म आते हैं, चलिए लिख लो यार। यहाँ पे आता है मास परसेंटेज वाला, जिसको आप लिखते हो वेट बाय वेट से। फिर यहाँ पे आता है ppm पार्ट्स पर मिलियन। फिर आता है ppb पार्ट्स पर बिलियन। फिर आता है मोल फ्रैक्शन, सिंबल आपको पता है इसका, x। फिर आप छोटे हो जाते हो, तोतले बन के बोलते हो मोलैलिटी। अगर आप ईमानदारी से कॉपी देखोगे, बहुत सारे टर्म पढ़े हुए हैं अपन ने मोल फ्रैक्शन बहुत पढ़ा है, मोलैलिटी पढ़ा है, मोलैलिटी पढ़ा है, लेकिन दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा इस बार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ घर जाके कॉपी को रिवाइज करिएगा, एटलीस्ट 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, और कल क्लास से पहले 1 बार रिवाइज कर लीजिएगा। अभी तक एक भी फॉर्मूला नहीं आया, एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया, तो याद करके आना है। कल से न्यूमेरिकल आना शुरू होंगे।